once again to our monthly exciting program सबकी सुनो। आज फिर हम लोग सबकी सुनेंगे। काफी आर्टिस्ट लोग यहाँ पे हाजिर हैं। मैं कृष्णवेणी मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, kindly take it for मैडम, प्लीज टेक इट। हेलो, थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बचपन की उम्र हो या उससे भी ज्यादा, सबको अपनी अपनी बचपन प्यारी होती है, बचपन की यादें भी अपने प्यारे होते हैं। जैसे लास्ट वीक संडे, ईस्टर संडे था, तो हमारे और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक छोटा किसी ने लिख दिया कि वो जो टॉय होती थी ना हैन वाली, उसको प्रेस करे तो एक अंडा देती है, तो उसका जीआईएफ बना के भेज दिया था। तो दूसरी कोई अपनी याद बोली, नहीं, वो एक रिमोट ये करेंगे तो गुट्टी मारती है कुत्ता। सबको अपनी अपनी टॉयज तक की याद आती है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर बचपन। So we are going to have a fantastic bachpan walking back in the memory lanes of some of us. तो शुरू करते हैं ओपनिंग बैट्समैन चंद्रकांत राणे जी से। गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार। बचपन की यादें, आज यहाँ हम छोटी छोटी बचपन की यादें शेयर करना चाहता हूँ। बचपन मनुष्य जीवन का सबसे सुनहरा पल बचपन होता है। सभी को बड़े होकर बचपन बहुत याद आता है। मेरा पूरा बचपन हमारे गांव में गुजरा। मेरा गांव बहुत ही छोटा सा, केवल 25 घर थे। गांव के एक साइड में छोटा सा पहाड़, वहां से एक छोटा सा झरना आता है और गांव के एक साइड से समुद्र को जाके मिल जाता है। उन दिनों गांव ना बिजली, ना गांव स्कूल, ना कोई दुकान, कोई सरकारी वाहन भी गांव नहीं आता था। सभी के घर मिट्टी के थे और घर के सामने आंगन हुआ करता था। मेरे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे और सुहावने थे। यह दिन किसी जन्नत से कम नहीं थे। ना समय की फिक्र, ना किसी चीज की चिंता, केवल हंसना, खेलना, खाना पीना, स्कूल और कुछ गिने चुने दोस्तों से जिंदगी सिमटी हुई बेहद खूबसूरत सी थी। हंसना तो खुलकर हंसना, रोना तो खुलकर रोना। हम 3 भाई, मैं सबसे छोटा। सभी भाई मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो 2 किलोमीटर दूर गांव में हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था। मुझे याद है, मैं पहली बार स्कूल गया था, उस समय भाई ने मुझे कंधे पर बिठा के स्कूल लेके गए थे। बचपन में हर एक छोटे छोटे खिलौने से लेकर हमारे में लड़ाई हो जाती थी। भाई के साथ वह नोक-झोंक भरी लड़ाइयाँ बहुत याद आती है। हमारा घर गांव से दूर और घर के सामने बहुत बड़ा खुला मैदान था। उसी वजह से हमारे सभी दोस्त हमारे घर में खेलने आते थे। हम बचपन में कबड्डी, गिल्ली डंडा, लगोरी, चोर पुलिस, तेज दौड़ लगाना, बहुत सारे खेल खेला करते थे। बारिश के दिन तो कुछ और मजा। हमारे एरिया में बहुत जोर से बारिश होता है। पहले बारिश में खेत में बहुत सारे मेंढक आते हैं। उस समय हम और हमारे सभी दोस्त मिलकर मेंढकों को पकड़कर हमारे घर में सामने गड्ढे में छोड़ते थे। मेंढकों को रस्सी से बांधकर रेस लगाते थे। बारिश में छोटे छोटे क्रैब निकलते थे, उनको भी पकड़कर हम खेला करते थे। बचपन में मिट्टी में खेलना और मिट्टी के खिलौने, छोटे छोटे खिलौने बनाना किसी की यादों में नहीं है। बचपन के वो सुनहरे दिन जब हम खेलते रहते थे तो पता ही नहीं चलता था कब रात हो जाती थी। हमारा घर के बाजू से एक रोड जाता है। बारिश के टाइम में बारिश का पूरा रोड का पानी हमारे आंगन से होके नाले में जाता था। हम क्या करते थे, पानी को मिट्टी का बांध कर जमा करते थे और उसमें कागज की नाव छोड़कर खेला करते थे। जब जोर से बारिश आता था तो कागज की नाव डूब जाती थी। जब जोर से बारिश आता था तब मैं और मेरे दोस्त बारिश में भीगने चले जाते। मुझे आज भी याद है, मैं 4th स्टैंडर्ड में था। स्कूल के लिए हमें दूर गांव जाना पड़ता था। स्कूल के पहले एक नाला क्रॉस करना पड़ता था। तो स्कूल जाने से पहले हम सभी दोस्त वो नाले में स्विमिंग करते थे। स्विमिंग क्या, खाली डुबकी मारना। स्विमिंग के पहले हम सब कपड़े दफ्तर मंदिर में रखते थे। एक दिन हमारे गुरुजी ने हमें स्विमिंग करते देखा। उन्होंने क्या किया, हमारे सब कपड़े लेके स्कूल जाने लगे। हम लोगों ने देखा तो हम लोग सभी अंडरवेयर में उनके पीछे स्कूल तक दौड़ते गए। सब स्टूडेंट हंस रहे थे, बहुत मजा आया। मैं बचपन में जितना ही चंचल मस्तीखोर था, उतना ही पढ़ाई में होशियार था।
त्योहार के दिन तो किसी जन्नत से कम नहीं। गणपति के त्योहार में हम सभी गणपति के पहले 8 दिन डेकोरेशन में लग जाते थे। हमारा बड़ा भाई का ड्राइंग बहुत ही अच्छा था, वो मिट्टी के दीवार के ऊपर अच्छे अच्छे ड्राइंग निकालता था। हम और हमारा दूसरा भाई मिलकर कागज के फूल को माला बनाते थे और डेकोरेशन करते थे। गणपति के दिन हम सभी जल्दी उठकर स्नान करके नए कपड़े डालकर पिताजी के साथ बाजू के गांव में गणपति के कारखाने में जाते थे और आते समय गणपति बप्पा मोरया नाचते हुए आते थे। वो 5 दिन कैसे गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। मम्मी हमारी आई रोज रोज नई स्वीट्स बनाती थी। हमारे गांव में एक आम की छोटी सी वाड़ी है। जब आम तैयार होते थे, पकने लगते थे, तो कौवे आम के ऊपर चोंच मार के खाने आती थी। हमारी आई वाड़ी में कौवे को भगाने के लिए हमें रहने के लिए बोलती थी, लेकिन हम कौवा कब आम के ऊपर चोंच मारकर गिराता है उसकी राह देखते थे, उसको भगाते नहीं थे। कौवा जो आम गिराता है वो खाने में कुछ और मजा आता है। वैसे ही हमारे मामा कलिंगड़ तैयार करते थे। जब कलिंगड़ तैयार होते तो कौवे को पहले पता लगता था, इसीलिए मामा हमें दोपहर के समय खेत में बैठने के लिए बोलता था और कौवे के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता था। लेकिन हम कौवा कब कलिंगड़ के ऊपर चोंच मार के उसको चोंच मार के उसको फोड़ता है उसकी राह देखते थे। जो कौवा कलिंगड़ फोड़ता है वो बहुत ही लाल और स्वीट रहता है। जब दिल में जो आए वो करना, बाद में चाहे मार पड़े। जब हम छोटे थे अक्सर मन में यह ख्याल आता था कि हम बड़े कब होंगे, पर आज पुनः उसी बचपन में लौट जाने का दिल करता है। बहुत याद आता है बचपन सुहाना, वो मासूम जीवन, वो गुजरा जमाना, कोई फिर से लौटा दे बचपन के वो दिन। थैंक यू मैडम। वेरी वेरी नाइस चंद्रकांत जी। ऐसे इतना सुनहरा बचपन सुन के वही याद आया। आप जो बोले वो सही है। गांव का जो इतना दर्शन करवाया, हम लोग हमेशा चिल्लाते थे, वो इधर बॉम्बे में होता है, बाकी जगह का पता नहीं। मामाच्या गावाला जाऊया। मामा एकदम वेकेशन का घर रहता था, मामा का घर। बहुत बढ़िया सुनाया आपने। अभी हम सबसे आशीर्वाद लेने वाले भरत भूषण जी को बुलाते हैं। भरत भूषण जी है आप? नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। मेरी आवाज सुनाई? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय रखा है डॉक्टर सेन गुप्ता जी ने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत विषय है बचपन। एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वास्तव में बचपन होता ही इतना खूबसूरत है। मैं भी इसमें एक अपनी बचपन की सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उस समय मेरी आयु लगभग 5 या 6 वर्ष रही होगी। मैं बहुत ही शैतान और नटखट था और पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में क्लर्क थे, बहुत मामूली तनख्वाह, सैलरी बहुत कम थी और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। करीब 3 किलोमीटर दूर वो पैदल चल के जाते थे और पैदल ही आते थे, क्योंकि साइकिल अफोर्ड करना उनके बस का नहीं था। लेकिन एक खास बात थी कि जब भी दफ्तर जाते थे तो मुझे 2 पैसे दे करके जाते थे। मेरे स्कूल में 2 इंटरवल होते थे, छोटा इंटरवल और एक बड़ा इंटरवल। एक एक पैसा मैं दोनों इंटरवल में खर्च करता था। एक दिन जैसे ही पिताजी 2 पैसे मुझे दे करके ऑफिस चले गए, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी और मैं अपनी माँ के पास जाकर बोला कि पिताजी जो मुझको रोजाना 2 पैसे देते हैं, ये पैसे इनके पास आते कहाँ से हैं? माँ घर के काम में लगी हुई थी। उसने फौरन टालते हुए कह दिया, अपने पिताजी से पूछना, मुझे नहीं पता। अब पिताजी से पूछने की मेरी अपनी हिम्मत नहीं थी, तो अपने दोस्तों से पूछा तो सबने मेरा बेवकूफ बनाते हुए कहा, बेवकूफ इतना भी नहीं जानता, जैसे आम के पेड़ से आम निकलते हैं, अमरूद के पेड़ से अमरूद होते हैं, वैसे ही पैसों का एक पेड़ होता है, उससे पैसे निकलते हैं। तुम्हारे पिताजी जहाँ काम करते हैं वहां भी एक पैसों का पेड़ है। जब ये शाम को लौटते हैं तो उस पेड़ से पैसे तोड़ करके लाते हैं
और उसको इस तरह से घर का खर्च चलाते हैं और तुमको भी जेब खर्च देते हैं। मन में कौतूहल था कि मैं भी इस पेड़ को देखूं, लेकिन कैसे देखूं ये समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी से कह नहीं सकता था, हिम्मत नहीं थी। ये सोच रहा था कि कैसे जाकर के मैं उस पेड़ को देखूं। हमारे घर में एक आदमी पिताजी का टिफिन लेने आता था। 10 या 10:30 बजे सुबह टिफिन लेकर के वो एक बहुत बड़े टोकरे में इकट्ठा करता और सिर पर वो टोकरा रख के फैक्ट्री के लिए चल देता था। वहां जाकर के उनको वो टिफिन देता था। एक दिन जैसे ही वो आदमी टिफिन लेकर के चलने लगा, मैं चुपचाप नंगे पैर उनके पीछे, ताकि किसी को पता ना चले, एक पुराना सा कमीज पहना हुआ था और यही पहने पहने मैं उनके पीछे चला गया। भरी दोपहरी गर्मी का मौसम, लेकिन पेड़ देखने की लालसा ऐसी थी कि मैं सब कुछ सहते हुए उसके पीछे पीछे लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता पार करके वहां पहुंच गया। जब कैंटीन जहाँ पिताजी खाना खाते थे वहां डिब्बे वाला पहुंचा और उसने अपना टोकरा उतारा, तब मैंने उससे कहा, अंकल अंकल मुझे भी इस चबूतरे में बैठा दो। जब उन्होंने देखा तो वास्तव में ताज्जुब करने लगा, वो घबरा गया। अरे भैया तुम यहाँ कैसे आ गए? अब बाबूजी मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पिताजी से मिलना है और उनका पैसों का पेड़ देखना है। थोड़ी देर में पिताजी और उनके साथी लोग आए। पिताजी मुझे देख करके भौचक के रह गए, अरे क्या हुआ, बगैर चप्पल के ऐसे ही नंगे चला आ रहा है, क्या हुआ? घबराए हुए से थे। तब पिताजी के दोस्तों ने मुझे पास बैठाकर प्यार से पूछा और धीरे धीरे उससे कहा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तब मैंने उनको बताया कि अंकल मुझे अपने पिताजी का पैसों का पेड़ देखना है, जहाँ से ये पैसे लाते हैं और मुझे रोजाना पैसे देते हैं। सारी बात समझकर उन्होंने मुझको बड़े प्यार से सारा डिटेल्स में बताया कि इस तरह से हम लोग यहाँ काम करते हैं। काम करने के बाद एम्प्लॉयर हमको उसके बदले में जो पैसे देता है, उसी पैसे से हम लोग घर का खर्च चलाते हैं और तुम लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। और इस तरह से ये पैसों का पेड़ जो है हम लोगों की मेहनत की ही कमाई है। ये बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरे साहस पर, कौशल पर ये लोग इतने खुश हुए, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। और एक तो उनमें से जाकर के पास में कैंटीन थी, वहां से बहुत सारे बिस्किट, टॉफी और चॉकलेट वगैरह लेकर के आए और आकर के पिताजी से कहा कि पहले तो इसको जाकर के सीधे घर छोड़ के आओ, इसकी माँ बहुत परेशान हो रही होगी, हम साहब को बता देंगे तुम्हारे बारे में। तो इस तरह से मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि मुझे आज पैसों के पेड़ का रहस्य पता लग गया था। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि वास्तव में पैसों का पेड़ क्या होता है। और साथियों, दूसरी बात ये कि मेरे पिताजी को एक आदत थी कि वो स्मोकिंग करते थे। पहले बहुत सिगरेट पीते थे, लेकिन बाद में देखा सिगरेट जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बीड़ी पीने पे आ गए थे। वो बीड़ी पिया करते थे, एक बहुत बड़ा पूरा बीड़ी का लाते थे, जिसमें छोटे छोटे बंडल होते थे। एक दिन मैं पिताजी के साथ बाजार जा रहा था, तो उन्होंने एक पान वाले की दुकान पर खड़े होकर अपने लिए एक पूरा बीड़ी का और एक माचिस मांगी। तभी अचानक मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी कल मुझे स्कूल में एक रूल रजिस्टर, एक शार्पनर, एक पेंसिल और एक स्केल, ऐसी 3-4 चीजें बताई जो मुझे लेकर के पहुंचना बहुत जरूरी है। पिताजी ने चुपचाप सुना, उन्होंने अपनी जेब के पैसे गिने और उसके बाद पान वाले से कहा, भैया रहने दो, और मुझे लेकर आगे बढ़ गए। उसके बाद जाकर के स्टेशनरी की दुकान से मेरे लिए सामग्री उन्होंने खरीदी। मैं सारी सामग्री पाकर बहुत खुश था। हालांकि इस छोटी सी घटना का मैंने कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा, बड़े होकर के सोचा उस घटना को याद कर, कि वास्तव में हम लोग दो तरह की जिंदगी जीते हैं, एक अपने लिए और एक अपनों के लिए। अपने लिए जीने में आदमी को सिर्फ खुद को सुख मिलता है, लेकिन जब हम अपनों के लिए जीते हैं तो उसमें हमको सुख और संतोष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए कहीं से मिले, आपने 100 रुपए कमाए और उसकी जाकर के कोई भी चीज खरीद के खा ली, तो सिर्फ आप ही को सुख मिलेगा। लेकिन यदि उसी 100 रुपए का सामान लेकर के आप घर में जाएं, पूरे परिवार के साथ मिल बैठ करके खाएं, तो आपको जो सुख, संतुष्टि और अपनापन मिलेगा, उसकी बात ही निराली है। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को अपनों के लिए भी जिए, न कि अपने लिए। आपने मेरी बातें सुनी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत नमन। नमस्कार। धन्यवाद भरत भूषण जी। आपका स्टोरी का जो बिगिनिंग है वो बहुत सही है। इतने चाइल्डहुड में अपनी इनोसेंस रहती है, कोई कुछ भी बोले हम बिलीव कर लेते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं। खुश होने के लिए भी कोई रीजन नहीं लगता है। दैट इज द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड। अब हमारे नवीन जी को बुलाते हूँ। अपने बचपन की, अभी भी उनको लगता है बचपन में है, फिर भी बचपन की स्टोरी सुनाइए नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, सारे एमआरएल के मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, डॉक्टर सेन गुप्ता सर ममता जी को नमस्कार, नमन। सबसे पहले कहना था कि उम्र हो गई 55, लेकिन बचपन नहीं गया अपना अभी तक। और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई मेरी जिंदगी में, तो मैं इतना ह्यूमरस लेखक या उतना पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप बोलता हूँ अपने आप को, चाहे मैं पढ़ा हूँ लेकिन उसका कोई बड़ा गर्व नहीं कहता हूँ। लेकिन जिंदगी में एक ही बच्चा होने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार दिया। माँ चलो 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में चली गई, और फादर अभी तक थे, लेकिन मेरे फादर ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया उनका जो जैसा लव अफेक्शन होता है। लेकिन बिकॉज ही वॉज ए वेरी वाइस पर्सन एंड प्रिंसिपल्ड पर्सन, तो उसमें क्या हुआ, एक बार जब मैं 4-5 साल का था, मुझे वो थोड़ा याद है कि बॉम्बे सेंट्रल में उस जमाने में जो अमृतसर एक्सप्रेस जो ट्रेन जाती थी, तो उन दिनों में वो केटरिंग का एक डब्बा होता था, पूरा खाना पीना जो होता है, तो उधर बर्फ के लादी के पट रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मुझे वो सफेद वाली चीज के ऊपर बैठना है, मम्मी मम्मी मुझे उस सफेद वाली चीज पे बैठना है। मम्मी बोलती ना बेटा ना बेटा, वो ठंडा है, ये है वो है। भाई बहुत जिद्दी था या बहुत प्यारा था, इसलिए तो मेरे पिताजी ने बोला, देख बेटा एक कंडीशन में जाएगा, मैं तुमको वहां बिठा दूंगा, मगर 5 मिनट बैठना और रोना नहीं, रोना नहीं, ये कंडीशन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चैलेंज है, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी था या लाडला माँ का प्यारा था। तो क्या हुआ, मेरे पिताजी ने लेके गए और मेरी मम्मी बहुत रोने लगी, नहीं नहीं उनको मत ले जा, मेरा बेटा ये हो जाएगा। तो मेरे पिताजी बोलते, आगे बढ़कर आगे कुछ करेगा कि नहीं, अभी से ही ऐसे डाउन करने का, मैं एयरफोर्स में छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे बिठा दिया, तो मेरी पैंट गीली होने लगी। जब मैंने पैंट गीली होने लगी तो बाकी कुछ भी हो गया उसके साथ। फिर मैंने कहा, मम्मी मम्मी अभी मुझे जोर से आई है, फिर मैं निकला तो मैंने एस्केप किया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मुझे 6 साल की उम्र में जैसे सामान लाते हैं, बच्चे लोग का होता है ना, जैसा गिलास रखा है, ये रखा है, तो एक दफा एक कांच का गिलास हमारा टूट गया, वो भी हमारे इम्पोर्टेड ग्लास लाए थे ड्यूरल एक्स के। उस जमाने में हम लोग अफ्रीका में मेरे नानके थे, तो वो लेके आए थे, और मुझे चॉकलेट का बड़ा शौक था, तो मैं वो एक गिलास तोड़ा, तो पिताजी को मम्मी को गुस्सा आया। पिताजी ने गुस्सा नहीं किया, मारा भी नहीं, बोले बेटा ऐसा कर और बाकी के 5 गिलास है ना वो भी तोड़। बोला ऐसा कैसा, ये तो गलत है। वो मैंने सचमुच में तोड़ दिए। फिर बोले अभी झाड़ू ले और झाड़ू साफ कर। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे से अभी तक कभी गिलास नहीं टूटा। ये एक कहावत, एक तो चलो ये पर्सनल लाइफ की हुई। फिर उसके बाद जब बड़े हो गए हम लोग 4th स्टैंडर्ड में, तो उस जमाने में कुछ आपको याद होगा, वो स्टैम्प कलेक्शन फर्स्ट डे कवर का शौक होता था। तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे इतने, तो उस टाइम मेरे ख्याल 10 पैसे का वो होता था, 5 पैसे का वो स्टैम्प लगा के एनवेलोप पे स्टैम्प मार के देते। तो मेरे पास वडाला से वीटी स्टेशन का पैसा नहीं था जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक अपने सुब्रमण्यम फ्रेंड के लिए एक और एक्स्ट्रा एक फर्स्ट डे कवर लाऊं। ऐसे 5 लोगों के लाने थे, एक और चाहिए था, तो आई वाज शॉर्ट ऑफ मनी। तो मैंने पैसा नहीं मांगा, बस वो एक याद आता है कि कैसे मैं अकेला वडाला से सीढ़ी से कॉटन ग्रीन, रे रोड, डॉकयार्ड, मस्जिद बंदर, फिर वो पुराना पोस्ट ऑफिस के उधर पहुंचा, लाइन में खड़ा होकर स्टैम्प लेके आया और फर्स्ट डे कवर लेके घर आया। तो माँ ने देखा, क्या ये हालत बना रखी है, किसके लिए इतनी जान दे रहे हो, अपने दोस्तों के लिए। तो मैंने कहा, ये जो यादगार है जय जवान जय किसान, और ये जो यादगार है हमारे जो दोस्ती की, उसको रखने के लिए मैं खुद चल के गया और चल के आया। ये तो छोटी उम्र की बात थी। चलो उसके बाद आगे क्या होता है, एक बार पिताजी बोले हमारे वडाला में हम लोग का एक मस्ती करते थे बहुत, जब ये 8-9 स्टैंडर्ड में, तो पारसी कॉलोनी में हम लोग ना कैरी तोड़ते थे। तो वो एक पारसी लेडी बोलती, ए डिकरा गेल चुरिया गिर जाएगा,
तेरे को मालूम नहीं, तो हम लोग बोलता था ए आंटी आंटी तू चिंता नहीं कर, हमको 2-3 कैरी ला के देंगे ना, तो अपनी वो ऑक्सिलियम वाली लड़कियों को भी देंगे, हम खुद भी खाएंगे। तो बोलती है तुम लोग का ऐसा इतना यंग एज में कैसा हो गया? तो हमारे को उधर वैसा फील नहीं होता था, क्योंकि उधर सब कम्युनिटी साथ में मिलजुल के रहते थे, सब साथ में। तो उसका ये लेसन लर्न किया कि वो जो लेडी बोल रही थी वो मेरी सेफ्टी के लिए बोल रही थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं सेफ्टी का हूँ तो मेरे को खुद याद आता है कि भाई कोई गलत करता है तो उसको पहले से हाक दे देता हूँ गलती से, वो नहीं देना चाहिए आजकल के जमाने में। तो वो लेसन। और आखिरी अभी जो बोलने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस 11 साल की उम्र में मैं ईस्ट अफ्रीका 10 दिन में पानी के जहाज में गया था अकेले। मेरी मम्मी मेरे को गले लग गई, अरे तेरा कौन देखने वाला होगा? कोई नहीं। मैं बोला ऊपर वाला है, और हमारी कुछ गर्लफ्रेंड वही आंटियां लोग हैं ना, जवान कॉलेज के ऐसे जो जाते थे रिटर्न में, जैसे अभी हमारे इधर। तो मेरी एक आंटी बनी और वो मेरे को रोज एक चॉकलेट देती थी। तो मैं बोलता था ये सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास तो डेक क्लास के ऊपर जाना होता था, मैं इतना छोटा था। तो मेरे को उठा के ना उधर से देती थी, भाई ये चिट्ठी उसको दे आना। तो अभी जैसे अभी वो कहते हैं ना, अभी कौन सा हमारे भारत भूषण, ये चिट्ठी आई है। तो मुझे तब से याद आया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो 10 दिन के प्रोग्राम में मैं पोरबंदर गया, कराची देखा, सीशेल आइलैंड देखा और वापस मोम्बासा पहुंचा। तो मम्मी बहुत परेशान थी कि बेटा तेरा ख्याल करने वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बहुत आंटियां मिल गई थी मेरे को, 3-4 आंटियां थी, एक से चॉकलेट मिलता था, एक के बाद फीके का च्युइंगम मिलता था। बोलता है तू बहुत शैतान है, नटखट है, बड़ा होएगा तू बहुत नाम गड़बड़ करेगा। मैं बोला नहीं नहीं मम्मी, हमको आम से मतलब गुटली से क्या लेना, बस रही गुलने तेरी अम्मा सुनहरी कोठे में। इससे मैं अपनी भाषा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, एज यूजुअल ह्यूमरस। और बर्फ में बैठ के क्या किया वो सबको बता दिया अभी आपने, इसलिए ठंड नहीं लगी। और बचपन में ऐसे ही होता है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और कबूतर जाजा भी बन गए आप। वाह 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 वाह, चिट्ठी देख के। वेरी गुड वेरी गुड। नित्या जी, आपकी बचपन की बात सुनेंगे अभी। Yeah, I'm audible now. यस नित्या। Oh, okay. Yeah, I'll read one poem. Yeah, first I've written something, and then I'll tell my this. Sure. My mother tells me about it, and I also remember a bit. The time when I was too innocent, the time which was superb and excellent. I used to play with my toys, and my life filled with happiness and joy. Life was then exciting and alluring, but now it is becoming boring. I can't forget those days of mine. In darkness of my life, like the jewels, they all shine. By chance, due to good deeds of mine, if God will ask me for my wish at any time, I will wish to become smart and good, but my first preference will be my childhood. Okay, yeah. So my childhood is the first stage of life of all anybody. Huh? The most important thing which makes childhood memorable is the love and care of the family members, which I recollect when I recollect my childhood days. I feel very happy. I was born in a middle class family. Okay, my father, of course, parents, they all love all their children, and I was born with 5 siblings. Okay, 4 girls and 1 boy. So I was third in number, and fourth was my brother, which was just 1 year gap. So I was very like a protective and all that. But when he was born, he was given all the love, attention, because after 3 girls, 1 boy means naturally it is obvious that it love and affection of the parents change. So my brother was loved more than me. So in that this I was just taken care of. That no problem. So I was not walking at all. Till 2-3 years I didn't walk because my both the legs were like polio stricken. Okay, so my parents were taking care everything. Then my dad, he loved me a lot. और उन्होंने मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, and then he got me checked.
and then पूरा पैर का दोनों का मालिश करके he made me stand in the hot sun and then मेरे को ठीक किया. Okay, for which I am very much indebted to him. Okay, so that's why I feel I love my dad more than mom. But that doesn't mean that I don't love my mother. I love her also because she was also very busy with her household this and everything. Okay, so that was my first memory, which my initial stages I was very frightened of my father, but slowly I came out of my this and then became very friendly. And my dad used to take me out and all that. He used to love me a lot. So I liked another thing was, yeah, then when I started walking, I used to play with all my friends, and my school days was also very good. But I was just average student. Okay, and yeah, one more incident which I couldn't forget is my French teacher. Okay, so whenever my French classes starts, I don't know why I don't like the teacher. So I will, but she makes me sit in the first bench and she tells me. And one more thing, my parents gave me name as Lakshmi. Okay, मेरे मायके में नाम दिया था लक्ष्मी करके. Okay, this name change came after my marriage, which is not in our ritual, but my husband is a special man, so he wanted to change my name. So that's fine. So the French teacher used to call me, Lakshmi, get up and answer this. So like that first happened. But since I didn't like that subject on her, so I used to play games with her. So whenever she comes, she starts from first bench. Then what I'll do, next day I go and sit on the last bench. Okay, so that she will not call me. But she is more smarter than me. She will start from me that time. So like that, that was one more memory which I had in my list. But that's all. My childhood all went nicely with all my love and care, my sisters, my brother. I'm just happy. But if given a chance, I would like to be again a child where I can be very protective, means protective of my brother and sister. And another thing, I will be in the care of my parents because now, at least at this stage, now I'm missing them very much. That's it. Hello. Hello. I was muted, Nitya ji. Nitya, your poem was very good. Yeah. I like Bharat Bhushan ji said, "Koi lauta de mere bite hue din." Yeah. It was like everybody wants. Yeah, And one yeah. line है ना, बचपन के दिन. oh, मैं बोलने वाली थी, मेरा लाइन छीन लिया. That was this, no? Like उड़ते फिरते ठीक है. पंछी बनके. Yes, yes. Okay, now let's go ahead. Very nice, very well said. And father-daughter relation is very unique. Even the males here will definitely agree. वो एक unique ये रहता है father-daughter के बीच. Yes. अभी हम मिलाएंगे मिस्टर अग्रवाल जी को, जिन्हों मैं बुलाना था नित्या जी के पहले. मेरी सॉरी अग्रवाल जी. डोंट वरी अबाउट इट. होता है. Okay. आपने बहुत सारे नाम लिए तो एक नाम चूकना कोई गलती वाली बात नहीं है. नहीं. आगे पीछे हो जाता है कभी कभी. साथियों नमस्कार. मैं अपना जो आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ उसी गीत से शुरू करूंगा जिसको पहले साथियों ने भी गा दिया था. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी. इतनी सुंदर ये लिखी है जगजीत जी ने गाया है इसको कि देख के बार बार में याद आता है. बचपन में गिल्ली डंडा खेलना, सतोलिया खेलना, होली के लिए लकड़ी चुराना और धूल मिट्टी में खेलना, ये जो एक आम ऐसी चीज थी शाम के टाइम में कि जो कभी भूली नहीं जा सकती थी. न कोई चोट का परवाह, न कोई इन्फेक्शन की परवाह, रोना धोना मारपीट सब चलता था. और अगर घर में रोते रोते आए तो घर में और डांट पड़ती थी. रोना धोना सब बाहर बंद करके आओ और घर में आए हाथ धोए और वापस काम शुरू. तो बचपन का ये था जो कि रूटीन बन गया था और वो अब याद आता है कि
कहाँ सतोलिया खेलना, कहाँ गिल्ली डंडे खेलना, ये सब कहानियां बन गई। तो साथियों, हमारे जीवन में, मेरे बचपन में कई सारी हादसे हुए थे, वाकये हुए थे इंटरेस्टिंग। तो उनमें से मैं कुछ एक दो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले तो जब मैं 8वीं क्लास में था, तो सुबह के टाइम में परीक्षा देने जा रहा था। हमारे घर से स्कूल जो है करीब करीब 15-20 मिनट का वॉक होता था, बाजार में से होकर जाता था। तो मैं अपना सामान हाथ में लेकर के परीक्षा के लिए इम्तिहान देने जा रहा था, और पीछे से किसी ने एक बुल को, सांड को एक्साइट कर दिया था। तो सांड दौड़ते दौड़ते आया और मेरे देखते देखते, और मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को एकदम उछाल दिया उसने। मैं नीचे आके धड़ाम से गिरा, संभल के उठा, देखा हड्डी वड्डी कोई टूटी नहीं थी, और खड़ा हो गया मिट्टी झाड़ करके, और पड़ोस में जो लोग इकट्ठे हो गए थे, मैं सामान बटोर दिया। चोट ताजी ताजी थी, इसलिए सीधा इम्तिहान देने चला गया। पर इम्तिहान दे के जब घर लौटा तो दर्द महसूस हुआ। मम्मी को बताया तो मम्मी ने बहुत डांट लगाई, वो बोला कि सीधे तुम घर क्यों नहीं चले आए। और फिर उसके बाद शुरू हुआ दर्द का और देशी इलाज का सिलसिला जारू, जो कई दिनों तक रहा। और वो दर्द आज भी मुझे महसूस होता है कि किस तरह से सांड ने आकर के मेरे को उछाला था। दूसरा एक दिलचस्प वाकया रहा था, ये था कि हम अपनी जब क्लास 6-7 में पढ़ा करते थे, उस समय में जैसे ही समर वेकेशन शुरू हुई, इम्तिहान खत्म हुए, अब हम ननिहाल चले जाते थे। ननिहाल हमारा वहाँ से बहुत पास था, 20-30 किलोमीटर था, और ये रूटीन था करीब के हर साल का। ननिहाल में हमारे मामा के पास बहुत सारी गायें थी, और वह ग्वाला जो है रोज सुबह शाम दूध दूने आता था। हम बराबर उसको देखते रहते थे, और एक दिन हमने कहा कि हम भी दूध दुहेंगे। वाले ने कहा और घर वालों ने कहा कि देखो, दूध दूना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुमको नहीं आता है, तुम अभी छोटे हो। नहीं मानने, अड़ गए। तो ग्वाले ने कहा ठीक है, बैठ जाओ आप भी। बैठे हम। उसने गाय के पैर वैर बांध करके बछड़े को सामने ला करके खड़ा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने उसके अडर को हाथ लगाया गाय के, तो एक तो अनजाना स्पर्श, और दूसरी शायद गलत तरीके से उसके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा। गाय ने दुलकती मारी, और हम दूर जाके फिकिल गए, और जाकर के जैसे धड़ाम से गिरे, और अपने आप को संभालते हुए उठ के रोने की इच्छा हुई, लेकिन देखा पास के सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े थे। तो हम भी एकदम खिसिया करके चुपचाप खड़े हो गए। और उसके बाद ये रहा कि दोबारा हमने कभी गाय धोने की बात नहीं की। गाय का मक्खन बहुत याद आता है, लेकिन साथ में उसकी वो दुलकती भी याद आती है। साथियों, हम में से हर कोई अपना बचपन वापस बुलाना चाहता था, काश हम उसको बुला पाते। धन्यवाद बहुत बहुत। वेरी 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 नाइस। लेकिन आपका किस्सा बहुत हंसी भी आता है, आपको बहुत दुखा होगा। सांड ने गिरा दिया, गाय ने टक्का मार दिया। यही होता है, रास्ते में भी कोई गिरते हैं ना, पहली तो हंसी आती है, चुपके से देखते हुए कौन देख रहा है हमें करके। वही बात है। बहुत बढ़िया अग्रवाल जी। थैंक यू वेरी मच। बुलाएंगे हम आर.के. मोदी जी को। प्लीज मोदी जी, आके हमें अपनी किस्सा सुनाइए। Am I audible? यस, वेरी मच। मैं 2 किस्सा सुनाऊंगा। जरूर। एक उम्र थी मेरी 5 या 7 साल, 8 साल ऐसे ही रहा होगा। तो गांव में तो ज़्यादातर थैचेड हट रहते हैं या कोरुगेटेड शीट के रहते हैं। तो मेरे पिताजी व्यापार में थे, तो उनको अच्छी कमाई थी, तो उन्होंने पक्का मकान बनाना शुरू किया था। काम चल रहा था, उसमें मजदूर लोग काम कर रहे थे। एक बौना सा मजदूर था, थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उससे नाराज होकर पिताजी ने उसको भगा दिया वहां से, जा कल काम पर अभी काम ने मत करो, काम पे आना है। वो बेचारा रोता हुआ चला गया। अब देखिए, बचपन में उसको रोता हुआ देख के मेरा दिल पसीज गया। मैं अपनी छोटी बहन को लिया, उसके पीछे पीछे चला, करीब आधा किलोमीटर दूर जा करके उसको पकड़ा। बोला क्यों रोते हो तुम? बोले क्या करें, मजदूरी चली गई, अब कहाँ से खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने पॉकेट से बचाया 4 आने, चवन्नी, तो आजकल 25 पैसे, उस समय बहुत वैल्यू थी। मैंने कहा ये लो, ये चवन्नी लो, कुछ खाना, अब बाद में अपना देखना कहाँ पे काम मिलता है। तो वो खुशी खुशी चला गया। तो आज मैं सोचता हूँ कि वो भावना अभी बड़े होने के साथ साथ एकदम खत्म हो गई, मर गई। ये तो पहली कहानी थी। दूसरी कहानी है कि 8th में था सर मैं, तो उस समय इन्होंने एक ऐसी गलती की कि आज जिंदगी भर की सजा पा रहा हूँ। तो 8th में क्या होता था, उस समय शनिवार को हाफ डे स्कूल होता था, और हमारे स्कूल के पीछे सड़क थी,
बगल से सड़क गई थी, सड़क के उस समय पूरा जंगल था। तो सैटरडे को हाफ डे हम लोग करने के बाद हम 4-5 दोस्त मिलके जंगल में निकल जाते थे, अमरूद बेर ये सब तोड़ तोड़ के खाते थे। लीची का सीजन था, हम लोगों ने कहा चलो आज लीची खाते हैं। तो वो करीब हमको आधा घंटा लगा जाने में, बहुत दूर था खेत। वो बहुत संपन्न, गांव के ही संपन्न आदमी का था, वो धनी आदमी थे, उसका खेत था, करीब 25-30 एकड़ जमीन थी उनकी। और मेड़ बना हुआ था, बाउंड्री जो बना हुआ था मेड़ पे उन्होंने लीची लगाई हुई थी। और वो लीची कलमी लीची बोलते हैं उसको, कि आप वहाँ खड़े हो जाए तो आपको हाथ फल तक चला जाएगा, आराम से खा सकते। तो हम लोग एक साइड में जाकर के वो लीची उसको तोड़ तोड़ के खाने लगे, बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि वहाँ पहरेदार भी रहता है, और पहरेदार वहाँ से बल्लम, जिसको स्पीयर्स बोलते हैं, लेकर के दौड़ा। हम लोगों ने देखा नहीं, जब नजदीक आ गया तब दिखाई पड़ा, और हम लोगों का पैर जो है जमीन पे एकदम थम गया, गड़ गया, हम भागे नहीं सके। तो बल्लम के सहारे ऐसे इशारा करते हुए, बगल से सड़क थी जो मेन रोड थी जिसपे बस चलती थी, सड़क के उस तरफ उन लोगों का झोपड़ी बना हुआ था जहाँ पे गाय भैंस बंधे हुए थे, और भी मजदूर वहाँ थे। तो उन्होंने कहा यहाँ चुपचाप बैठो, मैं अभी मालिक को बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब बैठ गए हम लोग के का तो धड़कन बढ़ गया था, घर में मालूम पड़ेगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये वो काफी ये करते रहे। तो वो बंदा गया, करीब 1.5-2 घंटे बाद वो वापस आ गया। तो सर उसके मालिक जो ने आने से इनकार किया होगा, क्या किया होगा पता नहीं। तो उसने कहा कि आगे से अगर दिखाई पड़े तो ये बल्लम से तुम लोगों को जो है ना, मैं पेट में घोंप दूंगा, मार लगा दूंगा। हम लोग जान बची, लाखों पाए। मैंने कहा नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, और रोड पे आए। पता नहीं पैदल आए थे या बस आई थी उससे चले आए थे। उसके ठीक 11-12 साल के बाद उन्हीं की पोती से, ग्रैंड डॉटर से जो है मेरी शादी हुई। तो वो देखो वो कहाँ पे मैंने गलती की थी, उसकी सजा 12 साल बाद मिली, और आज तक भुगत रहा हूँ। थैंक यू। That ending was a very good anti-climax जैसा हो गया। Very good। वही होता है गांव में ना, पेड़ में चढ़ते हैं, आम खाते हैं और काजू बहुत कुछ खाते हैं, और जो लेके जाते हैं तभी माली आता है तो भाग भाग जाते हैं। That's the fun of I think current children miss a lot on this front. Anyway, we have everything to be this thing. अभी मैं बुलाती हूँ वसंता जी को, जो अपनी बचपन की यादें सुनाएगी। वसंता। Maybe she is muted, maybe. No, I saw her actually. She is muted. She was muted. Vasanta ji, kindly unmute. Vasanta, unmute yourself and speak. Unmuted. Are you able to see me? Yeah, Now it's okay. Go ahead. Good evening. Everybody is talking about village life. No experience of village life. Yeah. I'm talking about my school. The SNEF school. MRL is Oh. a school, SNEF high school, rather known as Samari Integrated School. It is a very old school. Speak little loudly, madam. Your volume increase करो, नहीं तो speak loudly nearer to the mic. Vasanta, sorry to interrupt you. Even you were the student of that school. We had a teacher by name Muthuswamy Iyer. I think many people will know about him. He was considered as a great disciplinarian, very meticulously dressed. His dhoti, his coat, and the turban very well washed, clean, and the sun to school. He was teaching mathematics. And very disciplinarian. We have to go by left. We should always walk by left, go in the line, do everything. And if we are caught, we have to go and stand with the. But when we go and stand, it's a great pride for us. आज मुझे हमें पकड़ा था मुझे हम लोग
Satyanath brother now, he went and served there after school. The school we see all these things. My younger brother will do anything. Look, I won't tell Amma that you were standing in Satyanath brother now. You were taught by Islam. That is the fun part. At the same time, every day, at that time he was only a teacher. When we were studying in the school, he was teacher. He was not headmaster. Every day, he will go around all the class during lunchtime. And if anybody is sitting, why didn't you not bring your lunch? Why did you not go and eat? Sir, I did not bring, that I was not well. No, go home, eat and come. Sorry, it will be late because he was very strict. Doesn't matter, I will allow you. Go home, eat and come. If you don't eat now, at this age, old age, you will suffer. So he was like that. So we have to go home, eat and come. And he always wanted that we should be, the discipline was always necessary. But the uniform was introduced in the school when we were in 11th standard. So we were protesting why we should wear uniform in the last year of the school. We didn't want to wear the uniform. And moreover, we had only 2 saris. Not more than 2 they will give to each girl, because only 1 year. So we will just avoid, will come in different dresses. They will say, all of you stand, yes. What happened? Kiska shadi hai? Who is getting married? Each one has come in a different dress. No, sir, sari was not washed properly, sir. Sir, iron man has not brought the sari. So another one, sir, sari is not dried properly, sir, because of the rain. So you will ask everybody, what excuse? Every one of you. Each one will give some excuse. Thereafter, he will say, if you 11th standard students, if we don't observe this discipline, how can we make the students of younger classes wear the uniform? So we picked up some courage, told him, sir, we are in the 11th standard, the last year of the school. Why we are forced to wear a uniform? Why can't we be allowed to wear different dresses? He just looked at us and laughed. And he's a disciplinarian, but he said, yeah, you are right. But the trustees and even the principal did not exempt the 11th standard students. Am I doing my role? I have to implement the discipline. So I'm expecting that you all come in the uniform. That point, he was considered as a very harsh person, rude and everything, but there is a softness in him. He realized those days at the 11th standard uniform, nobody will give 4 or 5 saris, only 2 saris. So if there are 2 or 3 girls in a family, they cannot go more because one man income. He accepted all those things. That is a beauty in him. And even you can't borrow. Once I borrowed an algebra book. Why are you borrowing algebra? No, sir. Myself and sister both are in the same class. We are having algebra at the same time. So she has got a new book. It has 6 chapters. I have only 4 chapters. Today 5th chapter. So I borrowed from somebody because I cannot borrow from her. Okay, he agreed. When you tell the truth, he agreed. That is Muthusamiyar. With him, he was very disciplinarian. He was implementing the discipline, but at the same time, there's also the other side of Muthusamiyar. Other side of Muthusamiyar who understood things. Because why I'm saying it, I do not know about Veena, your opinion. There are a lot of people who were of your age said, no, he was very hard, he's rude. He never allowed boys and girls to talk. We have talked in the class. Don't loiter in the corridor. We have talked to the boys in the outside, and he has never said, I borrowed a book from him, from a boy. He did not object to it. That is Muthusamiyar. So somebody recently sent me a post about Muthusamiyar's biography. I read it. I showed to some few girls. Of course, your age, 10, 11 years younger. At that time, he was probably a headmaster at that time. He was implementing some discipline. So they all said, no, he was not like that. He was very rude. He's very this thing. I said, no, he was not rude. That is my opinion. No, it was not rude. He was performing his role. There's also a soft side to him. When I sent to my own classmates, they all said, how can we ever forget Muthusamiyar? Thanks, Vasanta, for sending about his biography. We never knew the other side of Muthusamiyar. That is Muthusamiyar. So from the role one is performing, you cannot judge. You will go wrong in the judgment.
That is other side of Mr. Samir. He was very soft. He understood our lower middle class people's difficulties and everything. And that is Mr. Samir, whom we can never forget. Thank you. Yes, Vasanta, I could relate to what you said very, very clearly, and I agree with you in total. I have been I have been given punishments by him in the school. There used to be a place called Satyanasti Parodan. Anybody makes mistake, he will not beat, he will not pinch, he will not do anything. Go and stand there. So friends, what we used to happen is standing there is a very central place. People going by the stairs, teachers finishing class, coming back, everybody is bound to see you. The whole school will know that today you are punished. So it was a very different kind of person he was. Like she said, he is a coconut. Very disciplined, very this thing, but at the same time he knows nobody should go hungry, discipline should be there. And middle class with many children those days was very difficult to bring up also. He was a very good package of headmaster for us. And we do remember, and 20 years later when he met anybody in any wedding, any this thing, he would remember. You used to have 2 plates, you were in this 11D and all that. His memory was superb. His last days were in the SIS old age home only. And we are very proud of him and we are very proud SIS this one. आनंद जी, आप अपना बचपन सुनाइए. ओके मैडम, थैंक यू. आप सुन पा रहे हैं मुझको? क्या आनंद? आई एम ऑडिबल? Yes, yes, आनंद जी, please proceed. क्या भूलूं, क्या याद करूं? बचपन की बहुत सी यादें, स्कूल की यादें, दोस्तों की बातें. लेकिन मैं अभी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, फर्स्ट मेरी चाइल्डहुड की जो मेमोरी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं. एंड आई वाज जस्ट 3 years old. हमारे यहाँ स्कूल में उस टाइम कॉर्पोरेशन स्कूल ही हुआ करते थे, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे. इंग्लिश स्कूल था एक, बहुत दूर था घर से. एक स्कूल मेरे घर के सामने ही था 200 yards पे. तो चूंकि मुझे बहुत शौक था, 8 जुलाई को सारे स्कूल उत्तर प्रदेश में खुलते थे उस टाइम पे. तो मेरे फादर ऑफिस जाते समय साइकिल पे मुझको सामने बोले तुमको ले चलते हैं और वहाँ एडमिशन करा देते हैं. तो मास्टर जी जो थे उन्होंने कहा कि अभी तो ही इज जस्ट अंडर एज, 3 साल पूरे होने चाहिए. केजी नर्सरी नहीं हुआ करता उस टाइम पे, फर्स्ट से स्टार्ट होता था. और हाई स्कूल 10th में मिनिमम 13 years एज होनी ही चाहिए. तो बोले अगर हम अभी इसको एडमिशन कर लेंगे तो फिर 10th में जाके प्रॉब्लम होगी. तो फादर ने कहा ठीक है, 8 जुलाई है, 28 जुलाई इसका बर्थडे होता है. उसको उस टाइम पे वो बस से सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था. तो उन्होंने 1-2 महीना कम करके 3 साल पूरा करके मुझको वहाँ एडमिशन करा दिया. और मुझे चूंकि शौक बहुत था, लेकिन जब मैं स्कूल गया और बच्चे बैठे थे तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, आंसू से रोने लगा. तो एक मास्टर जी स्टूल पे बैठे थे, वाइट पजामा चौड़े मोरी का और वाइट शर्ट, टी शर्ट नहीं शर्ट वो पहने थे. और वो आके नाम हम पूछने लगे, मैं रोता रहा. तो उसके बाद फादर को ऑफिस को देर हो रही थी, तो उन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ लिया और फादर को इशारे से किया, मुझे अभी भी याद है, आप जाइए. और जब मैं उनके पीछे भागने लगा तो अंगूठे से उन्होंने मुझे जोर से खींचा, बोले चुप बैठ यहाँ. मेरी सिसके सब बंद हो गई, मैं वहाँ चुपचाप बैठ गया. खैर ये तो बचपन की बात थी, लेकिन आज भी मुझे उन पहले टीचर का जिन्होंने मेरी नींव डाली, आज भी उनको याद करता हूँ. और टीचर्स डे पे और गुरु पूर्णिमा पे मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ. मेरे पढ़ाई की आदत उन्होंने डाली. एक दूसरी छोटी सी और उसी स्कूल में 5th क्लास में एक बुक हुआ करती थी, उसमें डिफरेंट नाटक हुआ करते थे. और वहाँ मेरे गुरुजी थे, वो क्या करते थे उस नाटक में जो पात्र हैं, रामायण के पात्र हैं, राम लक्ष्मण सीता लगे, लड़कों को खड़ा कर दिया करते थे. बोलते थे आप इनके डायलॉग बोलो. ऐसे एक महाभारत का किस्सा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के लिए जिद कर रहा है, तो उन्होंने 5 लड़कों को खड़ा कर दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव. और मुझे अभिमन्यु करके खड़ा कर दिया, बोले आप बोलिए. मैंने बोल दिया डायलॉग, लेकिन उसमें एक डायलॉग ये था, अभिमन्यु कहता है, सब लोग मना करते चक्रव्यूह में जाने के लिए, तो अभिमन्यु कहता है आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी
16 साल की उम्र में रावण को मार दिया था, मैं तो फिर भी 18 साल का हूँ। खैर मैंने डायलॉग तो बोल दिया। जब क्लास खत्म हो गई तो मैं गुरुजी के पास गया, क्योंकि मैं भी थोड़ी पुरानी किताबें पढ़ता था, मदर फादर सुनता भी था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी रामचंद्र जी ने 16 साल में रावण को मार दिया था, ये लिखा है, किताब में लिखा था बकायदा, लेकिन वो 13वें साल में मारा था उन्होंने, लास्ट ईयर में, और 2 साल की उम्र में उनको वनवास हो गया था, शादी भी हो गई थी, ऐसा कैसे हो गया? He was very embarrassed, मुझे अभी पता चलता है। तो भले तुम इन सब को छोड़ो, तुम सिर्फ भगवान का नाम याद करो, पूजा पाठ करो, सब करो। घर पे आके हमने फादर को बताया, तो फादर ने थोड़ा सा हल्का सा डांटा, बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, गुरुजी हैं तुम्हारे, उनको कोई ऐसा मत पूछो जो उनको एम्ब्रेसिंग फील हो। खैर वो तो मेरी बात थी। और एक छोटी सी घटना ये है, फादर का ये एक नियम था कि जब वो ऑफिस से घर आए तो बच्चे सब घर पे होने चाहिए, हमारे सारे भाई बहन। क्योंकि हम खेल में कभी देर हो जाते थे तो एक टुक्का हुआ करता, मेरे फ्रेंड्स बताते थे, तो एक ईंट के ऊपर ईंट रख के जब आप जाएंगे, अगर लेट हो गए तो घर पे डांट भी पड़ेगी। और ऐसा होता भी था। एक बार मैं भूल गया ईंट पे ईंट रखना और घर गया तो बहुत डांट पड़ी। तो एनीवे ये तो सब बचपन की बातें हैं, और आज मुझे बचपन बहुत याद आता है। आप सबकी तरह बचपन मेरा बहुत अच्छा था, और वी एंजॉयड अ लॉट लाइक एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, बहुत हंसते हंसते आप बोले ना डेट फादर को, उस टाइम में डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं लेता था, तो मोस्ट ऑफ अस हैव 2 बर्थडेज, क्योंकि मुझे भी मेरे बहन लेके गए थे, घर में मस्ती कर रहे थे करके, वो बोले नहीं ये तो अक्टूबर की बच्ची है, इसको अभी एडमिशन नहीं मिलेगा। उसने बोला अगर जनवरी दे दो, तो जनवरी उसने 2nd दिया। मैं बोली क्यों? भाई 1st इज हॉलीडे, क्या बच्चे में देने को भी हॉलीडे होता है करके। ऐसे 2 बर्थडे होते हैं। और बहुत बहुत बचपन में तो पूछो मत, इतने अच्छे अच्छे यादें रहते हैं सबकी। अब मैं बुलाती हूँ हमारी हंसती हुई संध्या मैडम को, संध्या आहूजा जी। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुनाई देती है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए अभी सबने तो अपने अपने बचपन के किस्से सुनाए, मैं तो आज आप सब के बचपन का सार सुना दूंगी। अरे वाह, गुड गुड। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन जीवन का बहुत ही हसीन हिस्सा होता है, जिसमें न जिंदगी की भागदौड़ होती है, न कोई चिंता होती है। बारिशों में भी हम झूलते रहते हैं। हाँ, बारिश से याद आया, वो सरिये का खेल याद है? वो सरिया जोर जोर से घुसाते हुए हम आगे बढ़ जाते थे, जिसका सरिया गिर गया वो आउट। अच्छा, फिर उसी सरिये से हम साइकिल के टायरों को घुमाते थे रोड पे, याद है ना सभी को? दोस्तों, वो 4 पत्थरों की चौकड़ी, 5 पत्थरों का वो हाथ पे कैच करने वाला खेल, 7 पत्थरों का सतोलिया, फिर खो खो, कबड्डी, एनके अग्रवाल ने भी बहुत सारी गेम्स हमको याद दिलाई। क्या मजे के दिन थे। अच्छा, जब कैरम खेलते थे तो रानी को जब घर लाते थे तो कितना खुश होते थे, और जब चेस खेलते थे तब अगर घोड़ा या रानी मर जाए तो चीटिंग करके 2-3 स्टेप्स पीछे चले जाते थे और फिर वापस खेलना शुरू करते थे। सच में बहुत मजे के दिन थे। अच्छा, और फिर खेलते खेलते गिल्ली डंडा, कंचे, लट्टू, क्या मजे के दिन थे। आज के बच्चे तो वो सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अच्छा, जब बिजली चली जाती थी तो जोर से चिल्लाते थे, और जब बिजली वापस आती थी तो फिर से जोर से चिल्लाते थे, और जब अंधेरा, उस बीच का जो अंधेरा होता था उसमें हम जोर जोर से अंताक्षरी खेलते थे। क्यों? डर को भगाने के लिए। और जब कोई गाना याद आता था किसी को तो वो टिक टिक 1 टिक टिक 2 करके सामने वाली टीम को गाना भुलाने की कोशिश करते थे। आपको याद होगा बर्थडे स्किट में भी आनंद भाई साहब और रीता भाभी ने टिक टिक 1 टिक टिक 2 करके मुझे रेसिपी बुलाने की कोशिश करी थी, है ना? तो और फिर छत पर चढ़कर बांस के डंडे से कच्चे आम और जंगल जलेबी तोड़ते थे। बाप रे, याद करके अभी भी डर लगता है। मैं तो सच में एक बार छत से गिरी भी हूं, और वो भी पड़ोस के घर में। सच दोस्तों,
वो जीवन का बेमिसाल हिस्सा। जब माता पिता के संग आंगन में बैठकर तारों से बतियाते थे, गणित के सारे अंक हमको तारों में ही नजर आते थे। चंदा मामा दूर के मधुर गीत वो गाते थे। भाई बहन के संग मिलकर हम छत पर सपनों में खो जाते थे। बीत गए वो दिन सारे, लिया रूप अतीत का, पर अब भी खड़ा वहां मेरा बचपन मुझको आवाज दे रहा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी पोती मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। दादी कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैं बोली, ये क्या लाई? बोली, दादी तुम खाओ। ख नहीं बोल पाती थी तो बोली, तुम खाओ। हुआ पुलकित हृदय खुशी। मैंने पूछा, यह क्या? हाँ, हुआ पुलकित हृदय खुशी से। मैं बोली, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन पोती बन आया। उसकी मंजुल सूरत देखकर मुझ में नवजीवन भर आया। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ खेलते मैं बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से अब आया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से अब आया। थैंक यू वेरी मच सेनगुप्ता सर, मीना जी और अमारल टीम for reminding us our childhood. Thank you. Too good, too good. You have covered everybody's speech, plus you have brought in front of us our own childhood also. मैं मेरे थेरेपी सेशंस में हमेशा बोलती हूँ, इनहिबिशन छोड़ो, अपने अंदर के एक बच्चा है वो हमेशा जिंदा रखो, उसको बाहर लाओ, तो ही वो हीलिंग हो सकता है करके. You brought it out everything so well, Sandhya. Very good. Thank you. Very good, very good. जया जी, अभी आपकी बारी है. Hello, am I audible? Yes, yes. तो गुड इवनिंग टू ऑल. और सबने अपने अपने बचपन की कहानियां सब बताई, बहुत अच्छी लगी. और जैसे संध्या जी ने अभी कहा, संध्या जी ने सब बचपन के खेल तो बता दिए, और सक्सेना जी ने भी बहुत सारी बचपन की बातें बता दी. और हमारे जमाने में टीवी मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो हमको बचपन की जो मैदानी खेले वही खेलने पड़ते थे. और इसी बात से मुझे एक याद आ रहा है, बचपन में हम 4 भाई बहन थे, 2 बड़े भाई, मैं और मेरी छोटी बहन. तो हम लोग खेलने में बहुत व्यस्त हो जाते थे, मैदानी खेलते तो दमते भी बहुत थे खेलते खेलते. लेकिन मेरे पिताजी एक बात में बहुत स्ट्रिक्ट थे, अंधेरा होने के पहले घर आना चाहिए, वो कंपलसरी था हमारे घर में. और मेरा बड़े भाई क्या करते थे, वो ज्यादा बाहर खेलते नहीं थे, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे. तो हम लोग अगर बाहर से खेल के थोड़ा देर हो गए, अंधेरा होने को आया, तो अंदर से दरवाजे को कड़ी लगा के रखते थे और खोलते ही नहीं थे. हम लोग बाहर बैठ के बहुत चिल्लाते, अन्ना अन्ना, हम लोग अन्ना बुलाते हैं बड़े भाई को, लेकिन वो दरवाजे खोलता ही नहीं था. मम्मी को भी बोलता था नहीं खोलना करके. और मेरे पिताजी जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो आफ्टर ऑफिस आवर्स भी कुछ काम करते थे, तो घर थोड़ा लेट आते थे. तो अगर हमको बाहर देखा तो बहुत बार हमारी पिटाई हुई है. तो एक बार क्या हुआ था, हम लोग बाहर थे तो मम्मी ने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर आ गए. फिर भी मेरे बड़े भैया ने चुगली की पिताजी से कि ये ऐसे है, मम्मी ने दरवाजा खोला और ये लोग बाहर खेलते हैं रोज, पिताजी आपको वो लोग ये करते हैं, सच नहीं बोलते हैं. तो इसके बाद हम लोग कैसा भी करके खेल आधा भी छोड़ के होने दो, फिर हम लोग भाग भाग के घर में आ जाते थे. लेकिन मेरे खेल का जो नियम है कि आधे में खेल छोड़ के जाते हैं तो फिर फ्रेंड्स लोग चिढ़ाते हैं, हाँ हार गए इसलिए भाग रहे करके. तो हम लोग बताते थे हमारे घर में ऐसा है तो जाना तो पड़ेगा, ये जो खेल है आधा हम कल पूरा करेंगे. इसलिए बहुत बार पिटाई भी हुई है, लेकिन एक डिसिप्लिन जो है वो चाहिए था, वो हमको तभी बचपन से हम लोग वो पालते रहे हैं. और सेकंड जो चीज है वो बोलती हूँ, मेरी बुआ मैंगलोर हमारे गांव से आई थी. हम लोग कल्याण में मेरी बुआ की बेटी और जमाई रहते थे, उनके घर गए थे. तो हम लोग ट्रेन से थाना जाने वाले थे कुछ काम के लिए, सब लोग मिलके, हम लोग भाई बहन, मेरी मम्मी थी और बुआ के बेटी और उनके जमाई भी साथ में थे.
तो हमको लोकल ट्रेन में चढ़ना उतरना तो बहुत मुश्किल था हमको, बचपन में वो सब जमता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग निकले बाहर तो हम लोग सब कैसे भी करके ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन मेरी बुआ जी नीचे रह गई और मैं तो इतना डर गई, इतना डर, मैं तो रोने लगी, क्या करूं क्या करूं, हम लोग उतरेंगे कैसे उतरेंगे। लेकिन फिर क्या किया हम लोगों ने, नेक्स्ट स्टेशन में जाके, नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग सब लोग उतर गए, हम लोग वहीं बैठे रहे। मेरे वो उनके जमाई जो थे वो वापस ट्रेन पकड़ के पीछे चले गए और वहां से वो उनको वहां के किसी ने बिठा के रखा था, बोला आप डरो मत, आपका जो भी है वो यहाँ आएगा। एक तो वो गांव से आई थी, उनको ना यहाँ का हिंदी मराठी कुछ भी भाषा नहीं आता था, तो वो भी बहुत डरी हुई थी और हम लोग तो यहाँ रोने लगे थे। और फिर वो मेरे जमाई वहां गए, जमाई वो उनको वापस लेकर आए साथ में। तो जब उनको देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, उनको पकड़ के मैं गले लगा के रोने लगी। मैं तो सोचा अभी खो गई तो कहाँ ढूंढेंगे, कैसे वो मिलेगी हमको, बहुत परेशान। छोटे थे तो इतना लोकल का भी ये नहीं था, और आज भी मुझे लोकल में जाना आना है तो थोड़ा डर तो लगता ही है, फिर भी अभी आदत हो गई है। और एक थर्ड बचपन की जो मेरी याद है, हम लोग जब गांव जाते थे तो गांव में झरने होते हैं, और गांव में झरने मतलब छोटे छोटे झरने नहीं, बड़े डीप होते हैं थोड़े, क्योंकि खेत में पानी जाने के लिए, बारिश का पानी जाने के लिए वो लोग ऐसा ये करते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ से वहां क्रॉस करने के लिए प्लैंक लगा रहता है, एक लकड़ी का ये लगा रहता है। तभी ब्रिज नहीं था, या साको बोलते हैं, साको भी नहीं था, वो लकड़ी का ये रखते हैं, तो उसको पार करके हमें वहां जाना है। कभी कभी वो फ्लैट होते हैं, कभी कभी थोड़ा राउंड शेप में भी होते हैं वो प्लैंक, और थोड़ा डिस्टेंस होता ही है। मेरे भाई बहन तो टक 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 करके जाते थे वहां से, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था, कितने भी बार आओ जाओ सेम प्लैंक पर, लेकिन मुझे तो वो ब्रिज क्रॉस करना बहुत डर लगता था। और जैसे मैं जाने लगूं ना, ये पीछे से कोई ना कोई आवाज करेगा, चिल्लाएगा, आओ ऐसा कुछ करेगा, तो सोचते थे कि ये डर जाए, एक बार ये गिर जाए वो पानी में। लेकिन मैं गिरी नहीं कभी भी, मैं थोड़ा हिम्मत करके मैं पार करती थी वो। लेकिन ऐसी बहुत बचपन की कहानियां हैं जो याद करें, इसलिए सेनगुप्ता सर जी को और बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि सबकी कहानियां सुन के बहुत अच्छा लगा। बचपन के दिन सब वापस अपने को ऐसे लगा कि हम लोग फील कर रहे हैं, हम लोग इसमें पहुंचे हैं अभी, बचपन में ऐसे लग रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर बचपन के दिन, क्योंकि मुझे दिमाग से निकल गया बचपन की यादें बोलनी है, मैंने दूसरी कहानी तैयार करके रखी थी, लेकिन अभी सबकी सुन के मैंने एक कहानी बता दी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जया, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच अबाउट बचपन, कोई बचपन की बात है वो। लेकिन सब बहुत लोगों ने आज जो बोले ना, तो एवरीबडी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिक्ट फादर, डिसिप्लिन टीचर, everything, but these people are the ones who laid the foundations for what we are today, so we should be thankful for all that also. And बचपन के दिन भुला न देना, आज से और हमेशा हंसते ही रहना सब लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज। थैंक यू वीरा मैडम। Thank you. All participants are very good. Thank you everyone. Very interesting. हाँ जी, बोलिए। Thanks to Sengupta sir. हाँ, आप सबको नचा दिया। अरे वाह जया जी, ये